आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ाऊँगी। पार्ट 1 है हमारा पुत्र प्रेम, और इस पुत्र प्रेम के जो लेखक हैं, जो ये कहानी जो है जिसने लिखी है, वो उसको हम बोलते हैं लेखक। ठीक है, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो आज हम इसमें बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने पुत्र प्रेम ऐसा नाम क्यों पड़ा है इस कहानी का कि पुत्र प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पुत्र प्रेम जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। हिंदी कथा एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 80 में हुआ था। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ये इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब इनका बचपन का क्या नाम था? शुरू से ही इनका नाम नहीं था। इनका बचपन का नाम जी के बचपन का नाम जो है वो धनपत राय था। ठीक, इनके पिता अजायब राय डाकखाने में काम करते थे। बचपन में पिता का देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इनका पूरा जीवन, अब एक घर का जो मुखिया होता है पिता, ठीक है, अगर वो नहीं होता है घर में और अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो जो घर का बच्चा होता है या घर के जो भी सदस्य होते हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी संघर्ष किया। इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया, और ये पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से यहाँ कहानियाँ लिखा करते थे। ये क्या करते थे मुंशी प्रेमचंद जी, पहले ये उर्दू में कहानी लिखा करते थे। ठीक है, हिंदी में लेखन के लिए इन्होंने प्रेमचंद्र नाम का प्रयोग किया। अब जब ये लेखक के उसमें आए, हिंदी के क्षेत्र में जब से ये लेखक बने, तब इन्होंने प्रेमचंद्र नाम का इसका प्रयोग किया था। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936। मृत्यु इनकी हुई थी 8 अक्टूबर 1936। ये इनकी मृत्यु थी, यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब इनका साहित्य में योगदान क्या था? इन्होंने साहित्य में हिंदी के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमचंद जी के लेखन पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर में प्रकाशित हैं। निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि प्रेमचंद्र की उल्लेखनीय रचना है। मतलब प्रेमचंद जी जो हैं वो मोस्टली जो हैं ये निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इन सारी रचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब हम स्टोरी अपनी शुरू करते हैं, पुत्र प्रेम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाबू चैतन्य दास होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है इसमें, ये हम लोग देख रहे हैं पहले। इसमें एक है चैतन्य दास। चैतन्य दास ये है घर का मुखिया। चैतन्य दास कौन है? घर का मुखिया हो गया। ठीक, अब इसके जो थे, इसके 2 बेटे थे। ठीक, इनके क्या हुए? इनके 2 बेटे हुए। इनके 2 बेटे में एक था प्रभुदास और दूसरा था शिवदास। एक था शिवदास और दूसरा था प्रभुदास। चैतन्य दास घर के मुखिया थे और इनके 2 पुत्र थे, प्रभुदास और शिवदास। ठीक, बाबू चैतन्य दास अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के, ये उसके ज्ञानी थे। इनको इकोनॉमिक्स का जो है, अर्थशास्त्र का जो है बहुत अच्छा ज्ञान था। वे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान का उपयोग अपने लोक व्यवहार में भी बड़ी सफलता से किया करते थे। पेशे से ये वकील थे, उनकी जिम्मेदारी थी और बैंक में भी पैसे जमा कर रहे थे। वे बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते थे। जिस खर्च में किसी भी किस्म का यानी किसी भी तरह का अगर लाभ हमें नहीं होता है, जैसे मान लो कोई पैसा खर्च कर रहा है
और उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इस तरह का काम, इस तरह के खर्चे वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। ठीक, चैतन्य दास के 2 पुत्र थे, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रभुदास और एक शिवदास। दोनों पुत्र उनके होनहार और चतुर युवक थे, लेकिन पिता चैतन्य दास को अपने बड़े पुत्र, यानी बड़ा पुत्र कौन था? प्रभुदास। बड़ा पुत्र कौन था? प्रभुदास। ठीक है, तो चैतन्य दास जो है वो अपने बड़े बेटे को जो है उसको उससे बहुत ही ज़्यादा आशाएं थी। होता है ना कि पेरेंट्स को अपने किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं कि हाँ हाँ नहीं ये डॉक्टर बनेगा और ये पीसीएस बनेगा, पीसीएस अधिकारी बनेगा। तो उसी तरह से चैतन्य दास की भी वही इच्छा थी वो कि अपने बड़े बेटे को जो है बैरिस्टर बनाए। ठीक है, इंग्लैंड भेजे और वहाँ इंग्लैंड में इसको बैरिस्टर बनाना चाहता था। किंतु बीए की परीक्षा के देने के बाद प्रभुदास को ज्वर हो गया, मतलब बुखार हो गया। काफ़ी दवा कराने के बावजूद ज्वर जो है यानी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। दिनों दिन प्रभुदास कमज़ोर होने लगे। धीरे धीरे वह इतना कमज़ोर हो गया कि उसके बैठने उठने की शक्ति भी समाप्त हो गई। मतलब उस बुखार से, उस ज्वर से वो इतनी उसके अंदर वीकनेस आ गई थी कि वो उठ बैठ नहीं पाता था। और ये कब हुआ था? जब उसने बीए की परीक्षा दे दी थी, तब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रभुदास ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब जब उसके बीए का रिजल्ट आया तो उसने वो परीक्षा पास कर ली थी प्रथम श्रेणी में, यानी फर्स्ट डिवीज़न में। और यह समाचार भी उसके मन को उल्लासित ना कर सका। मतलब ये समाचार सुनकर भी कि वो फर्स्ट डिवीज़न आया है, वो खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बीमार था और बहुत ज़्यादा उसको अंदर से वो वीक हो गया था, इसलिए उसको उतनी खुशी नहीं हो रही थी। वो हमेशा चिंतित रहने लगा तथा उसे जीवन जो है वो बोझ की भांति लगने लगा। मतलब उसको ये लगा कि अरे मेरी तबीयत ही खराब हो रही है, तबीयत ही नहीं सही हो रही है और मैं घर वालों पे भी बोझ बन गया हूँ, आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये सब वो सारी चीज़ें ये सोचता रहता था। डॉक्टर से पूछने पर चैतन्य दास को यह सुनकर आश्चर्य हो जाता है कि प्रभुदास को तपेदिक हो गया है। ठीक, अब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बताते हैं, ये चैतन्य दास जो है वो सुनकर बहुत आश्चर्य हो जाता है कि उनके बड़े बेटे प्रभुदास को जो है वो तपेदिक हो गया है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर के अनुसार यह बीमारी अभी फेफड़ों तक नहीं पहुँचती, 3-4 महीनों में स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु मानसिक परिश्रम से बचना आवश्यक है। अब डॉक्टर ने ये एडवाइस दी चैतन्य दास को कि अपने बेटे प्रभुदास से जो कहिए कि वो मेंटली यानी मानसिक जो दबाव पड़ रहा है वो ना करें। अब जैसे हम पढ़ते हैं तो मानसिक, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमारे दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें उसे नहीं करनी, क्योंकि वो दिमागी मतलब वीकनेस है। ठीक है, और वो प्रेशर लेगा पढ़ाई का या कोई भी ऐसी चीज़ मानसिक चीज़ें यानी पढ़ना उसमें आ जाता है, या फिर कोई टेंशन हो गई इंसान को या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये डॉक्टर ने इसको मना किया था कि बिल्कुल उसे टेंशन ले लेनी है, बिल्कुल उसको मानसिक परिश्रम नहीं करना है। एक तरह से मतलब पढ़ना लिखना उसे नहीं है, एक तरह से कहने का मतलब यही था। जब मानसिक परिश्रम ना कर पाने की बात चैतन्य दास सुनते हैं तो प्रभुदास का जीवन अब नष्ट हो गया, ऐसा वो सोच लेते हैं। कि अब प्रभुदास जब सुनते हैं कि अरे चैतन्य दास सुनता है कि जब डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि अब प्रभुदास पढ़ नहीं सकता, भाई मानसिक परिश्रम मतलब अब पढ़ ही नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर वो बना नहीं पाएंगे। तो वो सोचते हैं कि अब उसका जीवन बेकार हो गया है। प्रभुदास की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। वह हमेशा इस रोग के बारे में ही सोचता रहता था। कभी जब ज्वर कम होता तो किताबें पढ़ने लगता, लेकिन जब ज्वर का प्रकोप जब बढ़ जाता, जब ज्वर बहुत तेज हो जाता तो वो फिर से निराश हो जाता था, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था। अंततः उसे ये विश्वास हो गया था कि इस रोग से मुक्ति जो है उसे नहीं मिल सकती है। यह सोच उसने दवाओं का सेवन भी बंद कर दिया। मतलब अब जब इंसान मन में सोच लेता है कि अब वो सही नहीं होगा तो फिर उसको दवा खाने का भी मन नहीं करता है कि अच्छा चलो उन्हें पता है सही नहीं होंगे, चाहे कितनी भी दवा खा ले कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो जो दवा चल रही है उसको भी बंद कर दिया उसने। फिर खान पीन के उचित और अनुचित का विचार भी त्याग दिया। उसमें उदासीनता आ गई, मतलब वो एकदम उसकी ज़िंदगी बोर हो गई एक तरह से। वह दार्शनिकों की तरह से बातें करता था। बीच बीच में चैतन्य दास के मन में यह शंका उठ रही थी कि जब रोग के परिणाम को जान रहा हूँ फिर भी व्यर्थ धन क्यों खर्च करूँ। अब चैतन्य दास ये सोचा कि जब उसको पता है कि उसका बेटा पढ़ लिख नहीं सकता है क्योंकि मानसिक परिश्रम डॉक्टर ने मना किया है, तो वो सोच रहे कि फालतू में अब मैं अपने इस बेटे पे पैसा क्यों खर्चा करूँ, इसका इलाज क्यों कराऊँ, मैं क्यों इस पर खर्चा करूँ, क्यों कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो पढ़ पाएगा नहीं और बैरिस्टर बन नहीं पाएगा, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार से धन खर्च करने का क्या लाभ। वो यही सोचता रहता है कि मैं फिर क्यों धन खर्च करूँ, क्योंकि भाई वो बहुत सोच समझ के धन खर्च करता था चैतन्य दास।
तो ये सारी चीज़ें उसको वेस्ट लगती थी, ठीक है। लेकिन पुत्र प्रेम और लोक लाज, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अपने बेटे से प्रेम करता था उसके कारण, और लोक लाज मतलब समाज वालों के भय से उसने उनका इलाज जारी रखा, मतलब उसकी इलाज उसका चल रहा था प्रभुदास का। एक बार जाड़े के समय में चैतन्य दास ने डॉक्टर से पूछा कि कुछ अंतर आया है कि नहीं। तो डॉक्टर के यह कहने पर कि रोग और असाध्य होता जा रहा है, मतलब और बढ़ता ही जा रहा है, चैतन्य दास नाराज हो जाते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप लोग तो सिर्फ अपना मतलब साधते हैं। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर उन्हें यह बताता है कि रोग का सिर्फ अनुमान हम लगा सकते हैं, पूर्णतः सत्य हम उसको नहीं बता सकते कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, बस अनुमान लगा सकते हैं। उसी समय शिवदास कमरे में प्रवेश करता है, जिसे देखते ही चैतन्य दास क्या होता है, नाराज हो जाता है, मतलब चैतन्य दास शिवदास को देखकर गुस्सा हो जाता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि भाई साहब के लिए क्या किया जाए, मतलब शिवदास जो है वो डॉक्टर से पूछता है कि भाई साहब, मतलब उसका जो बड़ा भाई है प्रभुदास, उसके लिए क्या और किया जा सकता है जिससे वह सही हो जाए। शिवदास के पूछने पर डॉक्टर ने यह बताया कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, इन्हें इटली के सेनेटोरियम में भेज दिया जाए, ठीक है। इटली में एक जगह है, वहाँ पे भेज के इसका इलाज कराया जाए, ठीक। तो जिसमें करीब 3000 का खर्चा होगा। अब डॉक्टर ने ये भी बता दिया कि कितना खर्चा होगा, ठीक है, 3000 का खर्चा होगा, उसने ये बता दिया। परंतु रोग भयंकर है, यह निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि वे अच्छे होकर आएंगे। अब उसने ये चैतन्य दास के दिमाग में डाल दिया कि पहले तो उसने बताया कि एक रास्ता है जिससे सही हो सकता है कि उसको इटली में भेज दिया जाए, इटली में उसका इलाज चले। फिर उसने ये भी बता दिया कि 3000 लगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चैतन्य दास के मन में ये होने लगा कि लोग 3000 लगेंगे, वो वैसे भी कंजूस था। कंजूस क्या मतलब बहुत सोच समझ के जहाँ उसको फ़ायदा मिलता था वहीं पर वो ये पैसा खर्च करता था। तो यहाँ भी वही अपना रूल लगा रहा था, ठीक है। इससे मन को यह महसूस हुआ कि हम जो कर सकते थे वो सब कुछ किया। डॉक्टर के इस प्रस्ताव पर आधी रात तक शिवदास, चैतन्य दास और उसकी माँ तपेश्वरी, यानी चैतन्य दास की पत्नी कौन हुई, तपेश्वरी, और प्रभुदास और शिवदास की पत्नी कौन हुई, माँ कौन हुई, तपेश्वरी, ठीक है। अब ये शिवदास, चैतन्य दास और तपेश्वरी, ये तीनों पूरी रात भर जो है आपस में ये लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये लोग ये कहते हैं कि चैतन्य दास ये कहता है कि अब वहाँ पे मतलब जब वहाँ इटली हम भेज भी दें और वहाँ ये भी नहीं कन्फर्म है कि बेटा हमारा सही होके आएगा भी कि नहीं आएगा, तो फालतू में हम पैसा क्यों बर्बाद करें। या तो 100% डॉक्टर गारंटी देता कि हाँ वहाँ गया इटली जाएगा तो वहाँ एकदम सही हो जाएगा, लेकिन जब उसने शंका में डाल दिया है कि भाई हो सकता है ना भी सही हो, तो वही प्रभुदास और ये चैतन्य दास और शिवदास जो सोचते हैं कि भैया का इलाज नहीं कराएंगे इटली में, ऐसे ही उसको रहने देते हैं। लेकिन उसकी जो माँ होती है, भाई माँ का प्रेम तो अलग ही होता है, तो उसकी माँ जो होती है वो उन दोनों को समझाती है। तो चैतन्य दास और शिवदास जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है चलो उसका इलाज करा देते हैं। तपेश्वरी ने पूछा कि मेरा कहना कब होगा, तब जब चैतन्य दास ने रुपयों का बहाना किया, ठीक है। अब तपेश्वरी पूछी कि कब उसको इटली भेजोगे, तो चैतन्य दास कहता है जब रुपए होंगे, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब भेजा जाएगा उसको। रुपयों के संदर्भ में तपेश्वरी कहती है कि जायदाद और बैंक में भी रुपए हैं। यह सुनकर चैतन्य दास कहते हैं कि पूर्व पुरुषों की संचित यानी इकट्ठा की हुई जायदाद और रखे हुए पैसे को मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए तपेश्वरी कहती है कि आधी जायदाद तो भाई प्रभुदास की भी है, ठीक है। यह सुनकर चैतन्य दास कहते हैं कि मैं भावुकता के पेड़ में पड़कर धन का नाश नहीं कर सकता। अंत में कुछ नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास जो था 6 महीने बाद ये सारी बातें हुई, उसके 6 महीने बाद जो है वो शिवदास क्या हुआ, शिवदास ने भी BA की परीक्षा पास कर ली, जिसके लिए चैतन्य दास ने अपनी जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा बंधक रखकर उसे इंग्लैंड भेज दिया। अब चैतन्य दास ने क्या किया कि शिवदास को BA पास करवाया और उसको इंग्लैंड भेज दिया बैरिस्टर बनने के लिए, ठीक है। मन में यही इच्छा थी कि इसमें उसे परिमित लाभ होगा, लेकिन दूसरी ओर प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं के लिए परलोक से हार गया। लेकिन प्रभुदास जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और प्रभुदास की मृत्यु हो गई। प्रभुदास की मृत्यु के बाद चैतन्य दास अपने मित्रों के साथ चिता की ज्वाला को आंसुओं से भीगे नेत्रों के साथ देख रहे थे। इस अवस्था में बार बार वो मन में यही कल्पना कर रहे थे कि यदि मैं प्रभुदास को इटली ले गया होता तो शायद वो स्वस्थ हो जाता। अब जब उसका बेटा मर गया तब उसको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने अपने बेटे को इटली भेजा होता, इलाज कराया होता, हो सकता मेरा बेटा बच जाता। अब उसको अफसोस हो रहा है उसके मरने के बाद। चैतन्य दास इसी सोच में थे, तभी उन्होंने एक समूह को
उनको गाड़ी बाजे के साथ अर्थी लाते हुए देखा। लोग आए, चिता सजने लगी। तभी एक युवक उनके पास आकर खड़ा हो गया, जिससे पूछने पर यह पता चला कि वह देहात में अपने दादा को लेकर आया है। चैतन्य दास के पूछने पर युवक ने बताया कि बीमारी का पता नहीं चला, लेकिन जिसने जहाँ बताया वहाँ लेके गए, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने जहाँ बोला कि जहाँ ले जाओ, जहाँ इलाज हो, वहाँ हर जगह मैंने इलाज कराया और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे कितना भी पैसा लगा। इतने में युवक का साथी बताता है कि भगवान लड़का दे तो ऐसा दे। घर की सारी पूंजी और सब कुछ जमीन तक पिता के इलाज के लिए बेच दी, लेकिन काल के आगे किसी का बस नहीं चलता। युवक खुशी से कहता है कि पैसा तो आज नहीं कल मनुष्य दोबारा कमा ही लेगा। अगर आज भी यदि कोई मेरे पिता को एक बार बुलवा दे तो मैं सारा घर बार उन पर लुटा दूँगा, क्योंकि धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। अगर उनके इलाज में कोई कसर रखता मैं तो रोते नहीं बनता। जब उनकी आत्मा सुख से रहेगी तो मेरा हर तरह से कल्याण होगा। बाबू चैतन्य दास इन सारी बातों को सुन रहे थे, पर ये बातें उनको बाढ़ों के समान चुभ रही थी। क्यों चुभ रही थी? क्योंकि उसने अपने बेटे का इलाज नहीं कराया था, पैसे की वजह से उसने अपने बेटे को खो दिया। आज उन्हें अपनी हृदयहीनता और निरंतरता पर ग्लानि हो रही थी। इस घटना का उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने प्रभुदास के अंतिम संस्कार में खुले हाथों से खर्चा किया। उनके मन की शांति के लिए अंत में सिर्फ यही एक उपाय रह गया था। मतलब अब प्रभु चैतन्य दास को ये लगा कि भाई अब प्रभुदास वापस तो आ नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार में उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, लोगों को भोजन कराया, तो वही सब करके उसने अपने मन को क्या कर लिया था, संतुष्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को नहीं हो जाए, लेकिन उसका अंतिम संस्कार में बहुत अच्छे से करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसकी यही स्टोरी थी जिसमें चैतन्य दास था, प्रभुदास, उसके दो और सूरदास बेटे थे। बैरिस्टर इसको बनाना चाहता था, इंडियन मैरिज कर, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये शिवदास को इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बना देता है और इसको आखिर अपने किए पर पछतावा होता है और वही फिर कहता है फिर उसके अंतिम संस्कार में उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे। इस तरह से हमारी पूरी स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस अवतरणों पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब अवतरण पर आधारित मतलब मान लीजिए कहानी की कोई 2-3 लाइन दे दी गई, 3-4 लाइन दे दी गई और उसमें ये पूछ किया गया कि यह कथन किसने कहा था, किससे कहा था, फिर इस कथन का आशय क्या है, इसका क्या है, इसकी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक अवतरण में 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो वो तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे पार्ट 2 होगा गौरी। ठीक है, तो अभी फिर यहाँ पर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और आप लोग इसको पार्ट को देखिए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, स्टोरी समझिए। मैं इसकी पिक भी मैं भेज दूँगी स्टोरी की, उसको भी एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, फिर से मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है, वैसे सिंपल सी स्टोरी है, इसमें बहुत इतना कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी। इससे हमें एक सीख भी मिलती है। वो सीख ये होती है कि हमें कभी भी ना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसे का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे की वजह से, पैसे के लालच की वजह से हम कहीं अपनों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से सीख मिलती है कि हमें मतलब अपने रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए पैसे वैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए